जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। इस पे ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए यूपी पीसीएस में, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं कि एक ही टॉपिक से पिछले कई सालों में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जिसमें देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है आपका कि रोल ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। यूपी में इरिगेशन का क्या रोल है। यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इरिगेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया रोल ऑफ इरिगेशन को, बस बहुत ही ब्रीफ में सारे पॉइंट को मैंने बहुत ही कंपैक्ट किया, सिंक्रोनाइज किया और आपके सामने उसी में एक केस स्टडी भी रखी। इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। कुछ प्रोजेक्ट तो ब्रिटिश पीरियड से ही चले आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट अभी पिछले 7-8 सालों में स्टार्ट हुए हैं और कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट उनको कैसे आप लिखेंगे एग्जाम हॉल में, ये भी एक टफ टास्क है। बट हम ट्राई करेंगे कि जो ओल्ड प्रोजेक्ट हैं यूपी के, तो उसमें जो लार्ज साइज प्रोजेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मेंशन करूंगा। और नए प्रोजेक्ट्स जितने भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या इनॉग्रेशन हो चुका है पिछले 4-5 सालों में, हम उन प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ यूपी। नेक्स्ट है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या यूपी गवर्नमेंट का स्टेप उठाया गया है और कहाँ कहाँ पे ये सक्सेस है, इसके बारे में भी डिस्कशन किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका चेंजेस हैपनिंग इन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। सोर्स ऑफ इरिगेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं ऐसा लगता है। जैसे देखिए, पहले ट्रेडिशनल मेथड था इरिगेशन का, रहेट हो गया, जो आर्टिसन वेल यानी पर्शियन वेल, आर्टिसन वेल जो मेथड हुआ करता था, और बाल्टी हैकल क्या करके उसको कहते हैं, तो ये सब मेथड थे मैनुअल मेथड से। उसके बाद क्या है कि कैनाल सिस्टम आया, पंपिंग सेट आया, ट्यूबवेल आया, वेल, बोरवेल, है ना। तो ये टाइम टू टाइम, मतलब वेल तो ओल्ड मेथड है, बट ये बोरवेल हुआ आपका, ट्यूबवेल है, ठीक, पंपिंग सेट है, ये सोलर पैनल अब आ गया जैसे, ठीक। तो ये सब सोर्स ऑफ मेथड जो है। और सरफेस अंडरग्राउंड, इन दोनों में कब कब कौन सा यूज होता रहा है। तो अंडरग्राउंड पहले नहीं होता था, पहले ओनली सरफेस होता था। अब सारा का सारा जो है अंडरग्राउंड की तरफ लोग मूव कर रहे हैं आसानी से, ठीक है, और कंट्रोल वे में होता है अंडरग्राउंड। तो चेंजेस हैपनिंग इन सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में मैंने डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि देखिए, आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन ये है, ठीक है, क्या क्या सोर्स है यूपी में इरिगेशन का, और कहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट किया है कि कौन सा सोर्स किस एरिया में ज्यादा पॉपुलर है। जैसे देखिए, वेस्ट यूपी में एकदम कोरठोर वेस्ट यूपी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्यूबवेल है। देन उसके बाद मोर ट्यूबवेल, लेस कैनाल। ये आपका बुंदेलखंड एरियाज है, यहाँ पे आपका पॉन्ड्स, टैंक्स, है ना, तालाब, झील, टैंक्स, इस तरह की चीजें बना दी जाती है। तो सॉरी, बुंदेलखंड में ये ज्यादा पॉपुलर है। सेंट्रल यूपी में ट्यूबवेल है, इलाहाबाद या आपका गोंडा बस्ती, इस एरियाज में आप देखेंगे कि वेल यानी कुएं से इरिगेशन होती है। मोर कैनाल एंड लेस ट्यूबवेल, ठीक है, यहाँ पे ट्यूबवेल कम, कैनाल ही ज्यादा है आपका ईस्टर्न यूपी में। तो ये सोर्स ऑफ इरिगेशन की चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चाहे वो मेथड्स में चेंजेस हुए हैं या सोर्स ऑफ इरिगेशन में, यानी कि सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर, इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। लोअर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट। लोअर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट ये न्यूज में था जब ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो अपर गंगा कैनाल तो कंप्लीट हो चुका था। इस टाइम जो है मिडिल गंगा या लोअर गंगा ये न्यूज में रहता है। और कुछ अभी जैसे कि अर्जुन सहायक कैनाल है सिस्टम, वो भी कंप्लीट हुआ, इनाग्रेशन हुआ। उसके बाद 2021 में आपका ये एक प्रोजेक्ट, ये सरजू या सरयू कैनाल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था डिस्ट्रिक्ट के बलरामपुर से, ठीक है, 2021 में। तो सरजू कैनाल प्रोजेक्ट ये भी लेटेस्ट ही है। तो इस तरह से कैनाल प्रोजेक्ट 3-4 हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग मैं करूंगा, रखूंगा आपके सामने।
तो यही कुछ प्रोजेक्ट हैं। देखिए जो लोअर गंगा कैनाल है यानी स्पेशल कैनाल प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया शारदा कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसमें आपको फीचर सिग्निफिकेंस कैनाल का या इरिगेशन का एक ही होगा, जो रोल है वही सिग्निफिकेंस है, जो सिग्निफिकेंस वही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इससे हताहित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट्स को आप दिमाग में फ्रेम बना लीजिए, उसी को घुमा करके लिखते रहिए, ठीक है, बट बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है उसका आपको आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन हम किसे कहते हैं? इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड, यानी कि जमीन को सिंचाई की जाए या क्रॉप को सिंचाई की जाए। अगर मैंने पहले फर्स्ट टाइम जो है मेंशन किया क्रॉप्स और सेकंड टाइम मैंने लैंड का, तो फ्लड इरिगेशन कहीं ना कहीं वो लैंड को सिंचाई की जाती है। माइक्रो इरिगेशन यानी कि जो स्प्रिंकलर है या आपका ड्रिप इरिगेशन है, ये सारा का सारा क्या है, इसमें आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्टली क्रॉप के रूट्स के पास पानी जा करके छूटता है, या वहां पे ऐसे ड्रॉप करके रिस करके गिरता रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो क्रॉप के रूट्स या क्रॉप की सिंचाई होती है। तो इरिगेशन एक्चुअल में लैंड की सिंचाई नहीं करनी होती, क्रॉप्स की सिंचाई करनी होती, क्योंकि एक ही जमीन पे बहुत तरह की वेजिटेशन से उग जाती है या पनपने लगती हैं, जैसे ग्रासेस हो गई, हर्ब्स हो गए, आपके वीड्स हो गए, ठीक है। तो किसान उसको रिमूव करना चाहता है, नहीं चाहता कि वो उग जाए, बट लैंड फर्टाइल होती है तो वीड्स ग्रासेस ये भी उग जाती हैं, यानी कि फुफुआत क्या क्या खर जो होता है, ठीक है, घास खर। इसीलिए इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल वे में पानी अगर आप देते हैं क्रॉप्स को, उसी को इरिगेशन कहते हैं। तो व्हाट इज इरिगेशन? एप्लीकेशन ऑफ वाटर आर्टिफिशियल वे टू द क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स को पानी या सिंचाई कैसे दी जाए? आर्टिफिशियल वे में पानी सप्लाई की जाए क्रॉप्स की रूट्स को, तो उसको इरिगेशन कहते हैं या सिंचाई कहते हैं। यूपी रैंक थर्ड आफ्टर पंजाब, हरियाणा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इरिगेटेड एरियाज। नेट शोन एरिया में कितना परसेंट हिस्से पे इरिगेशन यूपी में होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यूपी का तीसरा स्थान है। टोटल नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट शोन एरिया का इरिगेशन पंजाब में 98% हिस्से पे इरिगेशन करते हैं पंजाबी लोग, तो ठीक। हरियाणवी लोग 88 से 90% टोटल क्रॉप्ड एरिया या नेट शोन एरिया का 88% या 90 या 92% हिस्से पे इरिगेशन करते हैं हरियाणा के लोग, ठीक है। तो 90 से 92% जमीन जहां पे खेती की जाती है उस पे इरिगेशन से उगाते हैं हरियाणा के लोग। अगर यूपी की बात करें तो मात्र 87% ऑफ नेट शोन एरिया के यूपी का बंदा खेती सिंचाई कर पाता है। तो जितने हिस्से पे क्रॉप बोई जाती है उसके 87% हिस्से पे या भाग पे यूपी का किसान सिंचाई से उगाता है अनाज। तो यूपी इसीलिए तीसरे स्थान पे आएगा। किस टर्म में? इन टर्म ऑफ परसेंटेज इरिगेटेड एरियाज, परसेंटेज के टर्म में कि टोटल नेट शोन एरिया का कितना भाग पर सिंचाई इरिगेशन के द्वारा होती है और कितने भाग पे रेनफॉल के द्वारा होती है। तो यहाँ पे सिंचाई इरिगेशन के द्वारा या मतलब कि आर्टिफिशियल वे में सिंचाई 87% भाग पे होती है यूपी पे, तो यूपी का तीसरा स्थान हो जाएगा। पंजाब पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और चौथे स्थान की अगर बात करें तो जहाँ तक आंध्रा हो जाएगा, ठीक है, आंध्रा चौथे स्थान पे आ जाएगा इरिगेशन के मामले में। कल्टीवेटेड एरियाज ऑफ यूपी 82% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र जो है, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 82% हिस्सा ऐसा है, भाग है जहां पे खेती होती है यूपी में। तो 82% हिस्से पे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के यूपी में खेती होती है। नेट शोन एरिया की अगर बात करें तो यूपी में 68% हिस्सा ऑफ कल्टीवेटेड एरियाज,
नेट शोन एरिया और कल्टीवेटेड एरियाज में अंतर क्या है? कल्टीवेटेड एरिया का मतलब कि वो एरिया जिसमें खेती होती थी या होती रही है या होगी कुछ दिनों के लिए, जैसे कि फॉलो परती इस तरह होती है नहीं, परती छोड़ चाचर क्या क्या छोड़ देते हैं जमीन को 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, बट वो कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है, उस पर कभी ना कभी खेती हुई है या होती रहेगी, ठीक, तो उसको कल्टीवेटेड लैंड कहते हैं या कल्टीवेबल लैंड। तो टोटल कल्टीवेबल लैंड हमारे पास 82% है और रेगुलर साल में मिनिमम 1 टाइम्स खेती हो, ठीक है, जिस जमीन पे, तो उस पैच ऑफ लैंड्स को हम नेट शोन एरिया कहते हैं। साल में 1 टाइम से कम खेती हो और रेगुलर होती रहे तो उसको हम नेट शोन एरिया कहते हैं। तो टोटल कल्टीवेबल लैंड्स के 68% हिस्से पे हम खेती रेगुलर करते रहते हैं, साल में कम से कम एक बार। अगर यही एक साल में उसी खेत पे मल्टीपल क्रॉपिंग की जाए, कई बार अनाज उगाए जाएं, तो उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस शोन एरिया कहा जाएगा। इरिगेटेड लैंड ऑफ स्टेट 87% हमारे पास सिंचाई से अनाज पैदा होता है। नेट शोन एरिया के 87% भूमि पे, जमीन पे अनाज हम किससे पैदा करते हैं? सिंचाई से पैदा करते हैं, ठीक। तो 87% हमारे पास इरिगेटेड लैंड है, ठीक। पंजाब में 98% तक इरिगेटेड लैंड है, जबकि यूपी के पास 87% इरिगेटेड लैंड है, इसीलिए यूपी तीसरे स्थान पे। अब आगे चलते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन। चेंजेस हैपनिंग इन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के जो मतलब कि साधन है, मीन्स है, ठीक है, जैसे कि मीन्स ऑफ इरिगेशन या सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये सब एक ही हो गया है ना। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन या सोर्स ऑफ इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखिए, कैनाल इरिगेशन आपका यहाँ पे कितना है? 15% ही है। ट्यूबवेल आपका 75% है। ट्यूबवेल पहले कम था, वो आपका 60 या 65। ट्यूबवेल पहली बार मेरठ में ब्रिटिश पीरियड में आपका 1930 की कितनी कब जो है स्टार्ट किया गया था यूपी में। तो ट्यूबवेल पहले कम था, कैनाल ज्यादा हुआ करता था, या सरफेस वाटर से ज्यादा था, अंडरग्राउंड वाटर से कम था, ठीक। जितनी जितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, उसी तरह से हम सरफेस वाटर को छोड़ करके अंडरग्राउंड वाटर से इरिगेशन करने लगे। सरफेस वाटर का मतलब जो भी आप वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेनफॉल वाटर को स्टोर कर लें, जैसे कि पॉन्ड हो गया, नदी, तालाब, ये सब सरफेस वाटर में आएगा। अंडरग्राउंड मतलब कि वेल और ट्यूबवेल ये अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है। तो पहले जमाने में हमारे पास इरिगेशन का मात्र एक साधन था, सरफेस वाटर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते गए, हम सरफेस वाटर जो इरिगेशन मेथड है उसको छोड़ करके किधर मूव करने लगे? अंडरग्राउंड वाटर की तरफ मूव करने लगे, ठीक। तो करंट टाइम पे अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ इरिगेशन उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से 75% है। आपका कैनाल से 15% हिस्से पे इरिगेशन होती है, ठीक है। तो कैनाल किस में आएगा? ये सरफेस वाटर इरिगेशन है। ये वेल ये आपका अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन है। वेल यानी कि कुआं खोद देते हैं और उस पे ऐसे बाल्टियां लगा देते हैं, एक चरखी की तरह बड़ा सा चक्का होता है और वो अंदर जाता है, बहुत ही ज्यादा रोटेशंस करता है, एक बैल ऐसे चलता रहता है चारों तरफ कुएं के, और वो चरखी नीचे जाती है तो पानी उसमें जो बाल्टियां लगी होती हैं साइड बाइड में उस चक्के के, वो नीचे जा करके पानी उसमें बाल्टियों में भर जाता है और उसके बाद जब वो ऊपर आता है तो वो ऊपर ऑटोमेटिक गिरने लगता है। फिर थोड़ी दूरी पे ऐसे नीचे ही कहीं पे वो एक वो बना देते हैं नालियाँ, और सारा पानी उसी में गिर कर करके नाली के थ्रू खेत में चला जाता है, ठीक है। एक सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आर्टिशियन वेल, ये मतलब पर्शियन वेल इरिगेशन सिस्टम था या चरखी वाला पर्शियन है मेथड इरिगेशन का, रहट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे इरिगेशन के टेक्निक थे पहले। तो ट्यूबवेल अब कम हो गया, 8% ट्यूबवेल इरिगेशन होता है। टैंक्स एंड पॉन्ड्स जो कि बुंदेलखंड में पॉपुलर है। अगर हम इरिगेशन की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में,
तो भारत में टोटल इरिगेटेड लैंड है आपका 55%, जबकि यूपी में 87% इरिगेटेड लैंड है। तो यूपी में ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में। ठीक है, अब हम चलते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन में। इरिगेशन सोर्स की अगर बात करें तो गंगा सतलज प्लेन पे आपका ट्यूबवेल सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गंगा सतलज प्लेन का मतलब ये आपकी जो हरियाणा और यूपी की जो बॉर्डर है वो यमुना रिवर है, और यहीं पे मेरठ से आपकी, ठीक है, मेरठ से बुलंदशहर से क्या कौन सी रिवर निकलती है? गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी से लेकर के आगे चले जाइए हरियाणा और पंजाब, उस बीच का जो हिस्सा है यहां पे मोस्टली पॉपुलर है ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम। ठीक, ऐसा नहीं कि कैनाल नहीं होता, कैनाल इरिगेशन भी है, बट ट्यूबवेल मोस्ट पॉपुलर है गंगा और सतलज प्लेन एरियाज में। तो गंगा का मतलब कि यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न यूपी, वहां पे ट्यूबवेल सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है या बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ट्यूबवेल से यूपी 75% हिस्से में इरिगेशन करता है। कैनाल से इरिगेशन मात्र हम 15% हिस्से पे कैनाल से इरिगेशन करते हैं। पहले हम कैनाल से ज्यादा किया करते थे, दिन ब दिन हमारा कैनाल पे निर्भरता खत्म होता चला जा रहा है। ठीक, और ट्यूबवेल से ही इरिगेशन पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, या इसका साइज बढ़ता जा रहा है, ट्यूबवेल वाले का, कैनाल वाले का घटता चला जा रहा है। वजह क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाना। ठीक, और टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचना, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के कारण हम कैनाल की कार से ट्यूबवेल की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक, कैनाल इरिगेशन मात्र हमारे पास 15% हिस्से पे इरिगेशन होती है। वेस्ट यूपी में एकदम कोर वेस्ट यूपी में जाएंगे तो ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे कि बुलंदशहर अलीगढ़ का जो बेल्ट है, इस एरिया में देखेंगे मोर ट्यूबवेल लेस कैनाल। कैनाल भी है लेकिन कैनाल अभी वहां पे कम है, ट्यूबवेल से ज्यादा इरिगेशन लोग करते हैं। जब आप सेंट्रल यूपी में आएंगे तो बोथ ट्यूबवेल एंड कैनाल, जैसे कि मान लेते हैं फतेहपुर है आपका और रायबरेली, ये सब सेंट्रल यूपी में आ गए। ठीक है, बाराबंकी, तो वहां पे ट्यूबवेल और कैनाल दोनों उतना ही पॉपुलर हैं इरिगेशन के मामले में। ईस्ट यूपी में आप जाएंगे तो मोर कैनाल लेस ट्यूबवेल, ईस्ट यूपी की तरफ मूव करते ही कैनाल ज्यादा है यहाँ पे और ट्यूबवेल से लोग इरिगेशन कम करते हैं। वजह यह है कि या तो कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, एक्वीफर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक्वीफर जहां पे नहीं है वहां पे अंडरग्राउंड वाटर नहीं होगा, वहां पे इरिगेशन नहीं किया जा सकता। तो कुछ पॉकेट्स में आपके जो भाबर और तराई वाले बेल्ट है वहां पे नीचे जमीन में स्ट्रांग यानी स्ट्रांग चट्टान है, बहुत ही मजबूत चट्टान है कि उसको खोद करके बोरवेल नहीं लगाया जा सकता, ड्रिल नहीं किया जा सकता आसानी से। इसीलिए उस एरियाज में क्या है कि ज्यादा निर्भरता कैनाल सिस्टम पे है, एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो ईस्टर्न यूपी पे कैनाल पे निर्भरता ज्यादा है, किसान उतने ज्यादा सक्षम नहीं है कि जो बोरवेल करने की कॉस्टिंग है उसको बियर कर पाए। किसान इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा साउंड नहीं है ईस्टर्न यूपी में, जिसके कारण जो पूरी मशीनरी का मतलब इनिशियल लेवल की जो कॉस्टिंग है बोरवेल करने की वो बियर कर पाए। नंबर 1, हर एक के जमीन तक ट्रांसफार्मर पहुंचाना और इलेक्ट्रिसिटी लाइन का एक सप्लाई, ये भी पॉसिबल नहीं है हर चेक पे। ये फ्लडेड एरियाज है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खेतों तक नहीं पहुंच पाती है। अब इधर कुछ सालों से जब से सोलर पैनल आया है उसकी वजह से, उसके कारण आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी में भी ट्यूबवेल बोरवेल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी आ गई, जितने ज्यादा किसान अफोर्डेबल होंगे, बोरवेल कराने की जो कॉस्ट इनिशियल कॉस्टिंग है उसको बियर कर ले जाएंगे, उतने ही ज्यादा ये सब पॉपुलर होता चला जाएगा आपका ट्यूबवेल भी। इसीलिए अभी भी यहाँ पे ट्यूबवेल कम पॉपुलर है, कैनाल सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है। ठीक, सेंट्रल यूपी में जैसे इलाहाबाद है,
प्रयागराज है आपका, ये प्रयागराज क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ है, गोंडा है, बहराइच है, इन यानी जो सेंट्रल यूपी का ईस्टर्न पार्ट है, उस एरियाज में आप देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर है वेल यानी कि कुआं, कुएं से सिंचाई होती है। बट अब कुएं की जगह ट्यूबवेल ने ले लिया है उस एरियाज में भी। कैनाल हमारे पास 15% है। वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में, यानी कि वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में हम कैनाल से इरिगेशन करते हैं, ठीक है। वेल यानी कि कुआं, कुएं से सेंट्रल यूपी में हम इरिगेशन करते हैं। 8% हिस्से पे यूपी के कुएं से मतलब सिंचाई होती है। वेल मतलब कुआं, जिसमें देखिए आपका गोंडा है, सुल्तानपुर है, प्रयागराज, ये बेल्ट है, ठीक है। सेंट्रल यूपी का ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट, यहां पे वेल या कुएं से सिंचाई करते हैं। पूरे यूपी में 8% हिस्से पे, भाग पे सिंचाई किससे होती है? कुएं से होती है, वेल से होती है। टैंक्स एंड पॉन्ड्स अदर्स की अगर बात करें तो टैंक्स एंड पॉन्ड भी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। मोस्टली वो बुंदेलखंड वाला बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है आपका बुंदेलखंड वाला बेल्ट। आ जाइए यहाँ तक डायरेक्टली सोनभद्र, चित्रकूट, सोनभद्रा, ठीक है। तो चित्रकूट, सोनभद्रा से लेकर के आपका जालौन, हमीरपुर तक, इंक्लूडिंग झांसी और ललितपुर, इन एरियाज में आपका पॉन्ड्स एंड टैंक्स ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि इन एरियाज में ट्यूबवेल या आपका कैनाल से इरिगेशन नहीं होता, होता है कुछ कुछ पॉकेट्स में, बट मोस्ट पॉपुलर इस एरियाज के बुंदेलखंड के इरिगेशन की बात अगर करें तो पॉन्ड्स और टैंक्स है। ये क्वेश्चंस आपको फ्रेम मैंने बना करके रख दिया कि सोर्स चेंजेस हैपनिंग इन सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये डेटा लिखना है और एरिया वाइज क्या क्या पॉपुलर है और क्यों किसी एरिया में दूसरा मेथड शिफ्ट हो रहा है, मींस ऑफ इरिगेशन क्यों दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका, ईस्टर्न यूपी में लिटिल बिट पॉपुलर हुआ। जो बड़े किसान हैं वही उसको अडॉप्ट कर पाए। आने वाले दिनों में स्मॉल और जो स्मॉल फार्मर भी कहीं ना, गवर्नमेंट की स्कीमें भी चलती हैं सोलर पैनल के लिए, जैसे कि पीएम कुसुम करके योजना है, तो उसके कारण स्मॉल फार्मर भी हो सकता है कि सारे के सारे ट्यूबवेल या बोरवेल की तरफ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। फैक्ट्स कुछ हमने यहां पे मेंशन किया। देखिए, रीजनल डिस्पैरिटीज इन इरिगेशन, एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर में ऐसा बनेगा या पूछा जाएगा कि इरिगेशन में क्या रीजनल डिस्पैरिटीज है, रीजन वाइज क्या डिफरेंसेस हैं। तो किसान वाइज यानी पीपुल वाइज तो डिफरेंसेस आपको पता ही है कि जो लार्जर फार्मर हैं, बड़े फार्मर, बड़े किसान, वो ज्यादा इरिगेशन कर पाएंगे, उनके पास ज्यादा सक्षम होते हैं। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके पास कैपेसिटी कम होती है, तो उतनी इरिगेशन नहीं कर पाते उनकी अपनी फसल की, है ना। ये तो खैर आसानी से आप लिख लेंगे। लेकिन रीजन वाइज क्या डिस्पैरिटीज है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज या रीजन वाइज इरिगेशन ऑफ नेट इरिगेटेड एरियाज। नेट इरिगेटेड एरियाज की अगर बात करें तो रीजन वाइज क्या डिफरेंसेस हैं। वेस्टर्न यूपी में 96% हिस्से पे सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला हिस्सा, इसमें 96% हिस्से पे लोग इरिगेशन करते हैं। कितना इरिगेटेड ऑफ नेट शोन एरिया के 96% भाग पर सिंचाई कर ले जाते हैं वेस्टर्न यूपी के लोग। सेंट्रल यूपी के लोग 87% हिस्से पे, ये वाला जो बेल्ट है आपका 87% जो है आपका इरिगेटेड है, सेंट्रल यूपी वाला, ठीक। ईस्ट यूपी में 82% हिस्से पे लोग सिंचाई कर पाते हैं। 82% इरिगेटेड है आपका ईस्टर्न यूपी, ठीक। बुंदेलखंड में मात्र 62% हिस्से पे आपका इरिगेशन होता है। तो इस तरह से देखेंगे आप एक पॉइंट यहां पे कि वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है, मतलब कि टोटल नेट शोन एरिया का, वेस्टर्न यूपी का नेट शोन एरिया, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में जितने हिस्से पे लोग खेती करते हैं, अनाज बोते हैं, उस पे कितने हिस्से पे, कितने भाग पर सिंचाई से अनाज पैदा करते हैं। ऐसे ही सेंट्रल यूपी में 87% भाग पर लोग किसान
इरिगेशन से पैदा करते हैं अनाज। 82% आपका ईस्टर्न यूपी है और आपका बुंदेलखंड में सबसे कम इरिगेशन होता है। इरिगेटेड मतलब इसी एरिया का 96%, बुंदेलखंड के एरिया का 62%, ठीक है। ये ईस्टर्न यूपी के नेट शोन एरिया का 82%, सेंट्रल यूपी के नेट शोन एरिया का 87%, ये इस तरह से, ठीक है। इरिगेटेड एरियाज कैटेगराइज्ड एज, देखिए इरिगेटेड एरियाज को, जो ये डाइवर्सिटी मैंने मेंशन किया कि रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, उसको हम दूसरे डायमेंशन से भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का आंकड़ा है। बट आप इस आंकड़े को याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक। एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि जैसे देखिए, ओवर, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, टोटल जो है 5 कैटेगरी में हमने इरिगेशन एरियाज को, जहां पे ज्यादा इरिगेशन होता है, कहां पे इरिगेशन कम होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज किन एरियाज में वेरी हाई इरिगेशन है और किन एरियाज में लो या वेरी लो इरिगेशन है, या इरिगेशन ज्यादा पॉपुलर है, कहां पे इरिगेशन एकदम एब्सेंट है। तो हमने कैटेगराइज किया है नंबर 1 पे, जहां पे इरिगेशन 91% से ज्यादा होता है। तो 91% से ज्यादा जो इरिगेटेड एरियाज हैं उनमें आपका वेस्टर्न यूपी का सारा सारा है। तो यहां पे एक बार मैं मेंशन कर दूं कि वेस्टर्न यूपी क्या है, ये वेस्टर्न यूपी। तो वेरी हाई इरिगेशन, वेरी हाई का मतलब कि जहां पे 91% से ज्यादा इरिगेशन होता है टोटल नेट शोन एरिया के, ठीक है, वो वेस्टर्न यूपी है। जैसे देखिए आप, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, जेपी नगर यानी अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, चंदौली। ईस्टर्न यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको याद करने में यही ध्यान देना है। ईस्टर्न यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपका, अंबेडकर नगर और चंदौली, बाकी सारे के सारे वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। हाई की अगर बात करें तो 84% से लेकर के 91% को मैंने हाई माना है। यहां पे हाई इरिगेशन कहां पे होता है, वो एरियाज जहां पे 84% से लेकर के 91% तक इरिगेशन होता है, उसको हाई इरिगेशन में मैंने रखा है। देखिए बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, ये आपका हाई इरिगेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे 84 से लेकर के 91% तक इरिगेशन होता है। मतलब कि वेस्टर्न यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो, और कुछ सेंट्रल यूपी के एरियाज, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी का ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न पार्ट ऑफ पश्चिमांचल, पश्चिमांचल का ईस्टर्न पार्ट यहां पे हाई इरिगेशन है, और लिटिल बिट सेंट्रल यूपी, ठीक है। जैसे देखिए आपका ये है बाराबंकी और लखनऊ, उन्नाव, ये सब सेंट्रल यूपी में आ जाएंगे। इधर मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वाराणसी, प्रतापगढ़। तो पूर्वांचल के भी कुछ हैं और थोड़े से आपके सेंट्रल यूपी के, मेनली आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ पश्चिमांचल के, यहां पे क्या है, इरिगेशन बहुत हाई लेवल पे होता है। मीडियम इरिगेशन का मतलब वो एरियाज जहां पे 71% से लेकर के 84% तक नेट शोन एरिया के इरिगेटेड लैंड है। 71% से यानी 71% टू 84% एरियाज पे इरिगेशन होता है, उसको मीडियम में मैंने रखा। वेस्टर्न यूपी के कुछ एरियाज जहां पे इरिगेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसमें बिजनौर है, मुरादाबाद है, देखिए खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ललितपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर और प्रयागराज, भदोही, ठीक है। इन एरियाज में आपका मीडियम इरिगेशन है, लो इरिगेशन 48% से लेकर के 71% तक जहां पे सिंचाई होती है,
सिंचाई से अनाज पैदा करते हैं 48 to 71%, उसको लो इरिगेशन में रखा, जिसमें बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, जेबी नगर का मतलब गौतम बुद्ध नगर है, ये जेबी नगर का मतलब गौतम बुद्ध नगर, जालौन, झांसी, कानपुर सिटी, फतेहपुर, कौशाम्बी और आपका मिर्जापुर। ये क्या है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर। इन एरियाज में लो इरिगेशन है। वेरी लो की अगर बात करें तो वही बलरामपुर और से ये आपका श्रावस्ती रहेगा ही रहेगा, और कुछ ये बुंदेलखंड के एरियाज रहेंगे। तो ईस्टर्न यूपी के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए, वो हर चीज में पीछे रहेंगे, ठीक है। और बुंदेलखंड को भी डाल दिया करिए आप, इरिगेशन का मतलब वो ड्रॉट प्रोन एरिया में वैसे ही रहता है, अघोषित या घोषित कुछ भी कहिए आप उसको, बुंदेलखंड को ड्रॉट प्रोन एरिया में रहता ही रहता है वो। तो बुंदेलखंड में वेरी लो रहेगा, बिलो 48% जहां पे इरिगेशन हो उसको बुंदेलखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट से आप ले लीजिए। ललितपुर को छोड़ करके, ललितपुर में इरिगेशन बहुत अच्छा मतलब की कैटेगरी में मैंने मेंशन किया कहीं पे है ललितपुर, ठीक है। वजह क्या है कि वहां पे कैनाल्स और डैम्स बहुत सारे हैं, चेक डैम्स जो होते हैं या बैराज, ठीक है, कई एक रिवर्स उधर से निकलती हैं, इसलिए चेक डैम्स और बैराज हैं। तो ललितपुर बहुत ही ज्यादा सक्सेस है। ये ललितपुर है आपका, मीडियम में रखा मैंने। इसको छोड़ करके बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट देखेंगे आप बुंदेलखंड के, इरिगेशन की समस्या है ही। ललितपुर में कई एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ठीक। देखिए श्रावस्ती, बलरामपुर, इन एरियाज में इरिगेशन की समस्या है। इसका कारण क्या है? एक तो फॉरेस्टेड लैंड है, ठीक, सुहेल देव फॉरेस्ट रेंज का ये बेल्ट है, प्लस ये तराई और भाबर वाला बेल्ट भी है, इसलिए यहाँ पे इरिगेशन उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता। भाबर का मतलब कि नीचे जमीन पे बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग चट्टाने हैं। पहाड़ जो है शिवालिक रेंज, उसके ढाल पे जो डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं, उनका जो नदन वाला पार्ट है, वहां पे बोरवेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा ड्रिल करना पड़ता है। यानी कि बोरवेल आसानी से पानी जमीन में नहीं मिलता, और पानी अगर मिलेगा तो वो मडी टाइप या बालू रेता टाइप पानी रहेगा, साफ प्योर पानी नहीं रहेगा। जैसे उससे नीचे की तरफ उतरेंगे ढलान से, एक शिवालिक हो गया, और शिवालिक के बाद मान के चलिए, मैं यहाँ पे डायग्राम की तरफ आपको प्रेजेंट कर दूं, ये इनके बैकवर्ड का कारण क्या है। देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, क्या ये बे ऑफ बंगाल। रिवर अगर यहां से निकलती है हिमालय से, तो ये मान के चलिए कि शिवालिक रेंज में पड़ जाता है। ये क्या है आपका शिवालिक रेंज है, ये आपका शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज से जैसे आप चलेंगे, ये वाली जो पट्टी है आपकी, ये भाबर है, ये आपका तराई है, ये वाला जो बेल्ट है आपका, यही आपका गैंजेटिक प्लेन है, ठीक है। ये आपका डेल्टा रीजन है, क्या है ये डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा रीजन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, क्योंकि डेल्टा जब बनेगा जब एकदम पैरेलल हो जाए रिवर इसी के। देखिए गैंजेटिक प्लेन के बाद जब रिवर आती है तो ये फुल्ली इस तरह से हो जाता है। देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये आपका डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन यहां पे एकदम पैरेलल में है। जब पैरेलल रहेगा तभी डेल्टा बनेगा, क्योंकि फर्दर यहां पे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट होने लगती हैं। जो कैराइंग कैपेसिटी होती है रिवर्स की, थ्रस्ट पावर एनर्जी, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्लोप से नीचे गिरती है, वो सब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है यहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रिवर फुल्ली पैरेलल हो जाता है बे ऑफ बंगाल के। तो ग्रेडियंट है, जो स्लोप ग्रेडियंट है, वो फुल्ली उसका पैरेलल हो चुका होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ डेल्टा बनता है या डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। यहां पे देखिए थ्रस्ट ज्यादा है या ग्रेडियंट ज्यादा है, या तो रिवर्स में ज्यादा थ्रस्ट रहेगा, ज्यादा पावर रहेगा फ्लो करने की। भाबर एरियाज को
इसके कंपैरिजन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक अगर लाइन अगर मैं इससे बना दूं, ये आप मान के चलिए कि बे ऑफ बंगाल था, तो बे ऑफ बंगाल से शिवालिक की हाइट अगर ले ले तो ये 1000 से लेकर के आपका 1100 मीटर तक की हाइट है शिवालिक की। भावर के लोग आसानी से बोरवेल नहीं लगा सकते। एक तो ये डेप्थ है, डीपर है। दूसरी बात क्या है कि ये शिवालिक है ऐसे, बट ये शिवालिक का जो रॉक है, स्ट्रांग रॉक चट्टान है, ये ऐसे शिवालिक का जो ये चट्टान है, ये चट्टान ऐसे यहां तक ऐसे कुछ एरियाज में फैला हुआ रहता है। अब इस चट्टान को काट करके नीचे बोरवेल आपको करना होगा, इसलिए यहां पे वाटर की समस्या रहेगी। भावर और तराई का जो कॉन्टिगुअस मिक्सिंग एरियाज कुछ ऐसा पड़ेगा या पड़ता है, वहां पे लोगों को वाटर की समस्या होती है, इवन की पोर्टेबल वाटर भी नहीं मिल पाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? एक तो एक्वीफर यानी अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है, एक्वीफर ज्यादा डेप्थ में है, यहां आसानी से इतनी वाली डेप्थ में बोरवेल लगा करके आपको पानी मिल जाएगा। ये आपका गैंजेटिक प्लेन आसानी से ट्यूबवेल या बोरवेल लगा सकते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, या हैंडपंप लगा सकते हैं 30 से 70 फीट की गहराई पे। यहाँ के किसान नीचे तो एक एक्वीफर मिलेगा, पानी मिल जाए, ये वाला जो बेल्ट है, ये जो है यहाँ पे इतने में तो पानी मिल जाएगा, लेकिन वो मडी कीचड़ वाला पानी रहेगा, वो पोर्टेबल वाटर नहीं रहेगा, इरिगेशन के लिए सुटेबल वाटर नहीं रहेगा। वो वजह क्या है कि ये हार्ड रॉक है। इस रॉक को जब काटेंगे तो उसके लिए ड्रिलिंग मशीनें चाहिए, और उतनी ज्यादा मशीनें भी पॉपुलर नहीं हो पाई हैं, नंबर एक पे। नंबर दूसरे पे किसान उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इन मशीनों को हायर करके इस चट्टानों को काट करके नीचे तक ड्रिल किया जाए। प्लस एक्वीफर बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड है। ये दोनों फैक्टर्स हैं कि डेप्थ में एक्वीफर नंबर एक पे, नंबर दो पे बीच में कहीं कहीं पे ये जो शिवालिक रेंज है उसकी चट्टानें आ जाती हैं, कंकड़ बालू पत्थर टाइप, और उसके ऊपर ये सॉयल या मृदा या मिट्टी है जिसमें हम रहते बसते हैं। इसीलिए यहां पे आसानी से कभी भी ये जो बेल्ट है आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, इवन बहराइच भी, ये सारा का सारा बेल्ट आपका इसी पे ही लोकेटेड है, इसमें इस एरियाज में लोकेटेड है। ठीक है, सिद्धार्थनगर भी उसी लाइन में है, बट वहां पे लोकेटेड नहीं है। वजह क्या है कि जैसे मान के चलिए सपोज दैट अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे इस तरह से कुछ है ना, तो इंडिया के मैप में आपने कहीं कहीं देखा होगा कि ये जो मैप का जो नेपाल से बॉर्डर है, वो इतनी जो दूरी है ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। तो 25 से 30 किलोमीटर अगर आप साउथ की तरफ इंडिया में, इंडिया का यानी थोड़ा साउथ की तरफ मैप में आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सिद्धार्थनगर इस तरह तो थोड़ा साउथ में है, तो ये आपका बलरामपुर हो जाएगा, ये आपका श्रावस्ती हो जाएगी, ये आपका बहराइच हो जाएगा। तो ये नॉर्थ में है, मतलब ये भावर और तराई बेल्ट हो जाएगा, और ये आपका फुल्ली साउथ में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तराई भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इससे पे तराई पड़ेगा। ये जो आपका मैप में मैंने बताया आपको, ये साउथ में जो ये मैप ये इतना डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, उसका कारण क्या है? ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे फर्दर साउथ की तरफ आप मूव कर जाते हैं, और सिद्धार्थनगर फर्दर शिवालिक से साउथ में है, यानी थोड़ा दूरी पे है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मैप है वो साउथ की तरफ टर्न हो जाता है ड्रास्टिकली एकाएक एक दो जगहों पे। इसीलिए सिद्धार्थनगर में उतनी समस्याएं नहीं है जितनी की समस्याएं या बैकवर्डनेस है आपका श्रावस्ती और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। एज ए केस स्टडी हमने ये पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत किए। प्लस पॉलिटिकल विल भी है, वहां पॉलिटिशियंस अच्छे हुए, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वो भी उसी रेंज में है, इसलिए ज्यादा स्ट्रांग है। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्रा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके बुंदेलखंड या बघेलखंड के हैं। यहाँ पे बैकवर्डनेस है। वजह क्या है कि इरिगेशन की समस्याएं हैं। हम आगे चलते हैं कि रोल ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की का रोल क्या है। एक क्वेश्चन आपका ये था कि कहाँ गया, रोल ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है या पूछेगा या पूछा भी गया है। ठीक है, तो रोल तो पूछा गया, हमने उसी पॉइंट्स के कुछ यहाँ पे मतलब कि पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, उसी से क्रिएट किया है।
तो रोल ऑफ इरिगेशन में देखिए, सिविलाइजेशन इवॉल्व्स वेयर इरिगेशन डेवलप्ड। ठीक है, सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करता है? इरिगेशन पे निर्भर करता है। सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करता है? इरिगेशन पे निर्भर करता है। जैसे कि इंडस वैली है, इंडस वैली की अगर बात करें तो ये आपका इंडस रिवर या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी, उसी के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। ठीक, कोई भी सिविलाइजेशन, आपका हुआंगहो सिविलाइजेशन, ठीक, आपका यूफ्रेट्स, दजला फरात, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, क्यों डेवलप हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशंस? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्ल्ड सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद आपका ये मेसोपोटामिया यानी इराक आज का जो है, वहां पे दजला और फरात, यूफ्रेट्स, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर्स या दजला फरात जिसे कहते हैं, तो दजला फरात के कारण ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। तो जहां जहां पे इरिगेशन होगा वहीं पे सिविलाइजेशन स्ट्रांग होगा या वहीं डेवलप होगा या वह इवॉल्व करेगा या पनपेगा। इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो नाइल रिवर या नील नदी के किनारे डेवलप हुआ। वहां उस सिविलाइजेशन की जो प्रैक्टिस थी इरिगेशन की, वो आज भी पॉपुलर है कि वहां के किसान इरिगेशन का जो टेक्निक डेवलप किए थे। देखिए, मान के चलिए कि ये रिवर फ्लो करती है, ये रिवर है, क्या है? ये रिवर है, रिवर का ये वाटर फ्लो कर रहा है। वहां के सारे किसान अपने खेती को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखे हैं कि एकदम रिवर के पास जो खेत है वो बहुत ऊंचाई पे है, और रिवर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही उनके खेत थोड़ा सा ढलान उसका नीचे होता चला जाएगा। एक मेड़ अगर यहां बांध दिया जाए या चेक डैम मान के चलिए ऐसे, तो ऑटोमेटिक सारा पानी आपका जो इसको खोला जाएगा तो ये इसमें जाएगा, फिर इसमें इरिगेशन हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो इसमें इरिगेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। ये नाइल रिवर है, मान लें थोड़ी देर के लिए नाइल रिवर है, नाइल रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और सेम यही पैटर्न इधर भी करते थे ये लोग, तो वहां पे सिविलाइजेशन डेवलप हो गया। ईरानियन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन ये और चाइनीज सिविलाइजेशन यानी कि हुआंगो सिविलाइजेशन ये कॉन्टेम्पोररी है। मेसोपोटामियन और आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा आपका? इजिप्शियन, सॉरी ये मेसोपोटामिया। उसके बाद आपका माया सिविलाइजेशन, ये आपका जो मतलब कि मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, निकारागुआ, इस तरह से कंट्रीज है नहीं, जो सेंट्रल अमेरिका कहलाता है आपका, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, इस तरह की कंट्रीज हैं। तो माया, इनका इस तरह की सिविलाइजेशन वहां पे हुआ करती थी। ठीक है, तो सिविलाइजेशन ये मेजर सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया की, जिसमें आपकी हमारा ओनली कॉन्टेस्ट किससे लेना था? ये इंडस सिविलाइजेशन एग्जांपल के तौर पे। बट हमने क्या कैलकुलेट किया कि सारे सिविलाइजेशन कहीं आप देखेंगे वनली इवॉल्व होती हैं रिवर सिस्टम के पास में ही, या जहां पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, जहां इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड हो, वहीं पे सारी सिविलाइजेशन से डेवलप हुई है। इनहैंस प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पे ये है कि ये प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है इरिगेशन। ठीक है, तो खेती का एक इंपॉर्टेंस किस पे निर्भर करता है? इरिगेशन पे निर्भर करता है। जितने ही ज्यादा डेवलप्ड इरिगेशन होगा, इरिगेशन मेथड, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी आपकी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, इरिगेशन पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी आपका इरिगेशन पे निर्भर करता है। एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड्स का भी आप एक्सपेंड करेंगे, इरिगेशन जब ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इरिगेशन मतलब एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं उनका भी एक्सपेंशन होगा, जितनी ही ज्यादा आपके पास डेवलप होगा इरिगेशन। तो कल्टीवेटेड एरियाज किस पे निर्भर करता है? इरिगेशन पे।
नेक्स्ट आपका क्लाइमेट रिजिलियंट। क्लाइमेट रिजिलियंट का मतलब कि क्रॉप को सस्टेन करा लेगी चाहे ड्रॉट कंडीशंस हो तब भी। तो वगरीज ऑफ मानसून बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या इफेक्टिव नहीं होंगे, यानी मानसून की ही चलेगी ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हो, मानसून की ही नहीं चलेगी। अगर हम आर्टिफिशियल मेथड इरिगेशन का जनरेट कर लें तो मानसून पे हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी डिपेंडेंसी जो क्लाइमेट पे है, वेदर पे है, वेदर फेनोमेनास पे है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्रॉप सस्टेन कर जाएगी कैसा भी वेदर कंडीशन आ जाए। तो उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए, उससे टकराने के लिए, इसमें टू डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ वगरीज ऑफ मानसून, मानसून के वेदर्स के जो भी चैलेंजेस हैं, जो रिस्क हैं, उससे ये फाइट करने में सहायता देती है। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो क्लाइमेट रिजिलियंट होती है ये। मिटिगेट इंपैक्ट ऑफ मानसून, मानसून के इंपैक्ट को भी ये कम करती है। मानसून किसी साल पहले आ गया, कभी फ्लड आ गया, कभी मानसून आया नहीं, कभी रिट्रीट पहले हो गया, कभी आपका मानसून एक बीच में गैप हो गया। ठीक है, जो आईटीसीजेड है किसी और एरिया में शिफ्ट हो गया। इस तरह के इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट को ये कम कर देती है। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। कल्टीवेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, इरिगेशन होने से ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी खेती संभव हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इजराइल है, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि बहुत ही कम पानी से अच्छी खासी खेती करने लगी। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे कि दुबई, शारजा, कतर, इन्होंने भी टेक्नोलॉजी डेवलप की और इरिगेशन का मेथड अडॉप्ट किया नया नया। बहुत सारी ग्रीनरी देख सकते हैं डिजर्ट एरियाज में। नेक्स्ट आपका मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है पॉसिबल हो जाता है। अगर मानसून पर निर्भरता होती तो साल में खाली एक क्रॉप उगा पाते किसान, वो भी बरसात में। बट हमारे पास इरिगेशन मेथड आ जाने से हम साल में कई एक क्रॉप्स उगा सकते हैं। ईयर राउंड फार्मिंग, ईयर राउंड फार्मिंग का मतलब सालों साल किसान इंगेज रहते हैं खेती के कारोबार में। साल भर वो किसानी का काम चलता रहता है, मतलब कि साल भर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है किसानों को। साल भर लोग रोजी रोटी से जुड़े रहते हैं, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है। एलाइड सेक्टर सपोर्ट्स, एलाइड सेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि मान के चलिए आपका भैंस पालन, बकरी पालन, ठीक है, तो लाइव स्टॉक रैंचिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग, एनिमल रियरिंग, इस तरह की चीजों को भी सहायक होता है ये। जैसे कि चरी कहीं उगाते हैं, कहीं पे बरसीम उगाते हैं, जो डेयरी फार्मिंग करने के लिए, डेयरी के लिए, तो उसको भी सहायक होती है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। गोट फार्मिंग, ठीक है, ये इस तरह की चीजों को भी पॉपुलर करती है, क्योंकि मक्का कहीं पैदा करते हैं, कहीं बाजरा पैदा करते हैं, और वो चारे के तौर पे, फोडर के तौर पे यूज होता है। तो कल्टीवेशन से ही पॉसिबल है कि एलाइड जो एग्रीकल्चर है उसको भी पॉपुलर किया जाए। ठीक, ये सारी चीजें मिल करके कंबाइंड वे में इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं फाइनली। चाहे वो एलाइड हो गई, चाहे वो क्रॉप हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों के पास परचेजिंग पावर आया, इनकम का सोर्स बढ़ा, ये सब क्या है, मिलकर के इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं। और यूपी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का रोल है 25% यहाँ के जीवीए में, इसीलिए फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं ये। वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन हमको सहायता देती है पानी के इंपॉर्टेंस की, हमें बताती है पानी के इंपॉर्टेंस की, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। जब वाटर की इंपॉर्टेंस हमारे सामने बढ़ेगी, क्योंकि हमको जरूरत पड़ती है इरिगेशन की, इसीलिए वाटर को कंजर्व किया जाता है। इतना ही वाटर यूज किया जाएगा जितने की जरूरत हो। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स को डेवलप किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी कि लोग पॉन्ड्स खन देते हैं अपने तालाब, अपने खेत में, जगह जगह पे, उससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, इकोसिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ठीक है,
तो ग्राउंड वाटर, इकोसिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, सारी की सारी चीजें वेल फ्लोरिश हो जाती हैं इस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। इस तरह की टेक्निक के का मतलब एक्सपेंशन होता है इरिगेशन के कारण ही, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, आज नहीं कल उसकी आवश्यकता पड़ेगी पानी की सिंचाई करने के लिए। इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह की चीजों को किसान बढ़ाता है या उसको अप्लाई करता है। रिड्यूस फ्लड इम्पैक्ट, एक्सेस वाटर डाइवर्टेड, इरिगेशन की वजह से फ्लड इंपैक्ट को भी घटाया जाता है। हमने क्या किया कि बहुत सारे कैनाल बना दिए, जो एक्सेस वाटर था उसको लेस डिफिशियंट वाटर एरियाज में शिफ्ट कर दिया या डाइवर्ट कर दिया जाता है कैनाल के द्वारा। तो एक्सेस वाटर फ्रॉम फ्लड प्रोन एरियाज डाइवर्टेड टुवर्ड द डिफिशियंट एरियाज, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्लड। जो एक्सेस वाटर है फ्लड एरियाज का उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है डिफिशियंट एरियाज में, जहां पे पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, कैनाल के द्वारा, नहरों के द्वारा। और इस तरह से फ्लड के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है या किया जाता भी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया कि वाटर रिसोर्सेस को कंजर्वेशन करने में, वाटर हार्वेस्टिंग में, फ्लड के इंपैक्ट को घटाने में एक्सेस वाटर को प्रॉपर यूज किया जा सकता है या किया जाता है, यह आपके इरिगेशन के द्वारा। बहुत सारे जब कैनाल बन जाते हैं तो भी फाना फ्लोरा को भी सपोर्ट करते हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। केस स्टडी, इरिगेशन के उसमें हमने एक केस स्टडी आपके सामने यहां पे रखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ऐसे ही पॉइंट्स आपको एग्जाम हॉल में भी लिख करके आने हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन गेट सक्सेस इन वेस्ट यूपी, नॉट इन ईस्ट यूपी। ईस्ट यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया, वेस्ट यूपी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ। उसका कारण क्या था? डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट यूपी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। वेस्ट यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुए। ईस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे सक्सेस नहीं होगा तो कैसे बेनिफिट होगा? वहां पे नहीं हुआ। इफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल्ड या अरेंज्ड, ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटी के कारण, ठीक है, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल्ड, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल्ड या अरेंज्ड, ठीक है, इन वेस्ट यूपी, अवेल्ड इन वेस्ट यूपी, आसान हो जाएगा समझने में आप लोगों को। वेस्ट यूपी, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट यूपी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। वेस्ट यूपी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ। वेस्ट यूपी के ही जो जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं को खाली लाभ मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल्ड इन वेस्ट यूपी। क्योंकि इरिगेशन की जो सुविधा है वो ओनली वेस्ट यूपी में ही मुहैया कराई गई थी, अरेंज कराई गई थी। तो इरिगेशन के कारण ही वेस्ट यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो पाया था। क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वेस्ट यूपी में क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि वहां पे इरिगेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप थी। नंबर एक में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1966 या 65 में, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इरिगेशन जो सुविधाएं थी वो ओनली 3 एरियाज को दी गई थी, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में, कैनाल और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ओनली पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसानों को ही कैनाल की सुविधा यानी कि नहरों की सुविधा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनके खेतों में पहुंचाई गई थी। उसके बाद जो सब्सिडी के द्वारा पंपिंग सेट लगाने की अगर बात की जाए या ट्यूबवेल, बोरवेल की, तो ओनली वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब में ही पहुंचाया गया था इस सब्सिडी भी, जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो गया इन एरियाज में। वही साइड में ईस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन की हवा नहीं चल पाई, बल्कि हवा निकल गई। वो सक्सेस नहीं हो पाया ईस्ट यूपी में। वजह क्या था? इसलिए कि वहां के किसान, सिंचाई का साधन नहीं था वहां पे,
मेनली कारण क्या है कि सिंचाई का साधन ना होने के कारण ईस्ट यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया। वेस्ट यूपी में, पूरे वेस्ट यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हुआ इनिशियल लेवल पे। इनिशियल का मतलब 1965 या 66 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड इंट्रोड्यूस किया गया तो वेस्टर्न यूपी का वही पॉकेट्स, वही डिस्ट्रिक्ट्स इसका बेनिफिट उठा पाया जहां पे इरिगेशन की सुविधाएं थी। आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में या बदायूं में इरिगेशन की सुविधा नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण वेस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे इरिगेशन ना होने के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया था। तो पूरे यूपी में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इरिगेशन जहां पे था वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ नंबर 1 पे। और अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें इसीलिए वेस्टर्न यूपी में सक्सेस हुआ। पूरे यूपी की अगर बात करें, पूरी यूपी की अगर बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं एरियाज में सक्सेस हुआ जहां पे इरिगेशन की सुविधा थी, जैसे वेस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी में यह सक्सेस नहीं हो पाया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी पॉइंट यह है कि वेस्टर्न यूपी के वही पॉकेट से वही डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित हो पाए थे ग्रीन रेवोल्यूशन का जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था इरिगेशन का, कैनाल, ट्यूबवेल या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खेतों तक। वेस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे कैनाल, इरिगेशन की सुविधा खेतों तक नहीं थी स्टार्टिंग के पीरियड में 70-80 की दहाई में, इसीलिए वो एरियाज बैकवर्ड हो गए थे उस टाइम। जैसे अलीगढ़ है, मथुरा का कुछ एरिया है, आगरा है, एटा है, बदायूं है, बुलंदशहर का कुछ हिस्सा, उन एरियाज में इरिगेशन सक्सेस नहीं था, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं था। वही पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया। तो इन इनिशियल फेज यानी स्टार्टिंग में, बाद के दिनों में तो कैनाल, ट्यूबवेल हर जगह आ गया। आगरा, अलीगढ़ नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या आपका इरिगेशन फैसिलिटीज। बदायूं में भी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एरियाज में सक्सेस नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, इरिगेशन के साधन नहीं थे। इरिगेशन इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। इरिगेशन ही ड्राइविंग फैक्टर है या ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस होने का कारण है। दैट इन टर्न मेक द वेस्टर्न यूपी इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड बट नॉट द पूर्वांचल। इरिगेशन के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ तो वेस्टर्न यूपी को अर्बनाइज्ड कर दिया, वेस्टर्न यूपी को इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया। इस तरह से इरिगेशन के कारण पहले नंबर पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया एरिया, पूरा एरिया अर्बनाइज्ड हो गया वेस्टर्न यूपी। वहीं पूर्वांचल एज इट वैसे ही रह गया, बैकवर्ड रह गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इरिगेशन के साधन नहीं थे। तो रोल ऑफ इरिगेशन में ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके कि कोई एरिया सक्सेस क्यों हुआ यूपी का, कारण क्या है? कारण इरिगेशन है। एक साइड में वेस्टर्न यूपी में गवर्नमेंट ने इरिगेशन की सुविधाएं मुहैया कराई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो कि सीएम थे यूपी के, उन्होंने ओनली वेस्टर्न यूपी में ही इरिगेशन की सुविधाएं मुहैया कराई थी। जो भी स्कीमें चलाई या स्टार्ट किया था यहां से, तो आगे तक वो पहुंच नहीं पाई सुविधाएं इनिशियल पीरियड में, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस होना यहां पे तय था, और ईस्टर्न यूपी वैसे तो वैसे रह गया। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पे सक्सेस हो गया तो उससे एलाइड या उसके आधार पर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन, रोड ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन, है ना, ये सारी की सारी सुविधाएं और ज्यादा वेल ऑफ हो गई या जनरेट हो गई वेस्टर्न यूपी में, और ईस्टर्न यूपी में ये चीजें नहीं हो पाई पॉपुलर। ठीक है, तो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी यानी कि पूर्वांचल की बैकवर्डनेस का कारण क्या है? क्योंकि यहां पे इरिगेशन की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी। अब हम आगे चल करके बातें करेंगे यूपी मेजर कैनाल सिस्टम्स। क्या है? यूपी मेजर कैनाल सिस्टम्स, जैसे कि शारदा कैनाल सिस्टम। शारदा कैनाल सिस्टम एक आज हम खाली डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका गंगा कैनाल सिस्टम, जो ये क्वेश्चन पूछा था लोअर गंगा कैनाल में, लोअर गंगा और अपर गंगा, तो दोनों डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और उसके बाद सरयू कैनाल सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे 3-4 कैनाल सिस्टम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
तो मेजर कैनाल सिस्टम्स, शारदा कैनाल सिस्टम ये स्टैब्लिश हुआ था 1928 में। लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, क्या है, लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम में मान कैलकुलेट होता है यूपी के शारदा कैनाल। मेन कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम खातिमा ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है खातिमा, वहां से मेन कैनाल स्टार्ट होता है शारदा का। कंस्ट्रक्टेड डैम्स ऑन बनबासा इन चंपावत नियर उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर ऑन शारदा, शारदा रिवर पे जो कि नेपाल और उत्तराखंड को बॉर्डर करती है, वहां पे एक डैम बनाया गया है बनबासा में, बनबासा डैम नाम है। चंपावत कोई एरिया है, चंपावत के एरिया में खात्मा में एक डैम बनाया गया, वहां से मेन स्ट्रीम कैनाल निकाला गया है। तो मेन स्ट्रीम कैनाल का जो मेन स्ट्रीम है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारी बनाई जाती हैं, ठीक है। वो आपका कहाँ से निकलता है, बनबासा चंपावत एरिया खात्मा डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के, जो कि नेपाल और यूके यानी उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। इट सप्लाइज वाटर, ये आपका सप्लाई करता है वाटर प्रयागराज तक। कहाँ से, पीलीभीत में ये कैनाल इंटर करती है यूपी के, तो यूपी के पीलीभीत से लेकर के प्रयागराज तक जितने भी बीच में डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, सब जगह ये वाटर सप्लाई करती है। तो ये पीलीभीत से स्टार्ट होती है, यूपी में ये कैनाल इंटर करती है, और शारदा भी वही इंटर करती है, ठीक है। तो शारदा पे ही ये कैनाल बनाया गया, तो पीलीभीत से लेकर के प्रयागराज तक ये वाटर सप्लाई करती है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत से जैसे के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो प्रतापगढ़ प्रयागराज तक ये फैला हुआ है, इसका एक्सटेंशन है। निकलती कहाँ से है, बरेली पीलीभीत से ही निकलती है। इतने बड़े एरिया में ये कैनाल फैली हुई है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज ही बहुत सारी फैली हुई है। अब हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक हो गया वो मेजर कैनाल सिस्टम में गंगा कैनाल और सरयू कैनाल होगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।